ओके, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? ये हो चुका था। ये हो चुका था। मोल हो चुका था। मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो चुका था, नहीं? एक क्वेश्चन हो चुका था। क्वेश्चन हो चुका था। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सुनिए, हम लोग पढ़ रहे थे मोलर मास। मोलर मास में हम लोग ग्राम एटॉमिक मास पढ़ लिया था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया था, नहीं? ठीक है। ओवरऑल हमने मोलर मास की बात कही थी, नहीं? और यहाँ पे ये देखा था कि अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, 28 ग्राम, ये क्या है? सभी के सभी मॉलिक्यूलर सैंपल दिए हुए हैं। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो इस यहाँ से सीधे बोल सकते हो सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका ज़्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होगा। तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, सही है? नहीं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स जिसका ज़्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगा। लेकिन एटम जब है, मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एटम, समझ रहे हो ना? तो उस पर डिपेंड करता है क्या कि उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है तो पर मॉलिक्यूल आपको एटम भी काउंट करके वो देखना पड़ेगा, नहीं? यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात क्या है, इसको फाइंड आउट करना, देखना कौन सा आंसर है। क्वेश्चन दूँ बेटा, खुद से फाइंड आउट करो, ठीक है? ए, कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन? हाँ बोलो, कौन सा आंसर ए आ रहा है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ए में आ रहा है आंसर। सुना ध्यान से, ए हो गया 36 डिवाइड बाई 80, वाटर दिया हुआ है ना, तो ए इंटू एन ए कर दोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ये कितना हो गया? 2 Na। सही है। इसमें 28 ग्राम है, डिवाइड बाई CO2 का मोलर मास कितना? 44 ग्राम, नहीं? तो 44 कर दीजिए इंटू एन ए। अच्छा, उसके बाद इसमें देखो, ये कितना है? 46 है। इसका मोलर मास बताना। 42 आ रहा है। CH3OH कितना रहा है? 42, 12, 12 4 16, 16 16 32, 32 ना? कितना एन है? सही है। अच्छा, इसमें 58 डिवाइड बाई ये कितना हो गया? 28 N2O5, 28 प्लस 5 इंटू 16 कितना हो गया? 108, 108 एन ए। तो कितना, कौन सा आ रहा है देखना, फ्रैक्शन में चेंज करके। ए आ गया 2, ए आ गया, ये तो कम आएगा ना इससे, ठीक है? ए भी इससे तो कम ही आएगा, ठीक है? और ये वाला तो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबसे ज़्यादा तो यही हो गया ना। ये भी तो दोगुना नहीं हो रहा है, ठीक है? सही है। तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे समझिए, जिसका वैल्यू ज़्यादा, मोल जिसका ज़्यादा, का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी। आगे समझ में, आगे बढ़े। यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स? किसमें लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम किसमें ज़्यादा है? मतलब हाइड्रोजन एटम की संख्या किसमें ज़्यादा है, यही ना पूछ रहा है। लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिर्फ एटम, हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा हुआ है। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे कितना हो गया? एक मॉलिक्यूल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे तो पहले हाइड्रोजन एटम काउंट कर लेंगे सब में। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कहोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, 5 मोल है तो 5 इंटू एन आप यदि कर देते हो तो नंबर ऑफ C2H2O4 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन आइटम बेटा? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम निकल गया। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, दूसरा में देखो, यहाँ पे कहोगे 1.1 मोल है
Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मॉलिक्यूल निकल जाएगा नहीं। और एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन आइटम? 8, तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन आइटम 1.5 मोल है। 1.5 इंटू क्या करोगे, Na कर दोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा। और एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन आइटम? 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। इसमें देखिए 4 है इंटू Na, नहीं इंटू, हाँ 4, कौन ज्यादा आ रहा है देखो, डी जा रहा है। 5 दूना 10, ये हो गया, 16 ये हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। यहाँ पे पूछ रहा है लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम, तो हाइड्रोजन आइटम जिसमें ज़्यादा होगा उसमें लार्जेस्ट मास भी होगा उसका। हाइड्रोजन आइटम में ज़्यादा, तो इसमें देख रहे हो कि आपका 16 आ रहा है, इसमें से कम आ जा रहा है ना ये। ठीक है। इसमें हाँ ये 10 आ रहा है, तो राइट आंसर ही। कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है 9.0 ग्राम ऑफ H2C2O4 is taken. Find, first question, number of moles of H2C2O4। हाँ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तुरंत आंसर इसका बता दोगे। हाँ, थर्ड में मैंने ये किया 9.0 है ना, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है ना, 10 बोल रहे हो। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फोर्थ में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। फोर्थ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप प्रोटॉन पहले लिख लेना। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक एक लाइन का आंसर है, सोचना ज़्यादा नहीं है। हो गया, एकदम इजी है। आंसर लिखो आपसे। क्वेश्चन समझ में आ गया? हो गया। H2C2O4 है, इसका मोलर मास कहोगे 2 + 12 × 2 + 4 × 60, नहीं कितना हो गया बेटा? 90 ग्राम आ रहा है ना। ठीक है। अब कहोगे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो मास कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है, और इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल कितना आ जाएगा? 0.1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल जितना है उसमें वैगैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ही आपको लिखो अभी तक। ठीक है। 0.1 Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देख रहे हो कि सर इतना मॉलिक्यूल निकल गया, और एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम दिख रहा है बेटा? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 है ना।
हो गया, ये आंसर आ गया। अब कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, Na, और एक मॉलिक्यूल की बात करें C2O4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, देखो 2 प्लस एक हाइड्रोजन में एक है, और कार्बन कितना 6, 6 6 12, 6 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 8 ना, 8 इंटू 4 कितना हो गया 46 आ रहा है, तो 46 इंटू क्या करिएगा 46, ना 46 ना, सही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, कहोगे सर कोई भी न्यूट्रल है तो न्यूट्रॉन में जितना प्रोटॉन होगा, न्यूट्रल अगर कोई भी सबस्टांस है पेन न्यूट्रल, तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तब तो न्यूट्रल हुआ। तो सीधे इतना ही आंसर, प्रोटॉन की भी संख्या निकालते हो तो निकाल सकते हो, हाइड्रोजन में एक एक प्रोटॉन है, तो 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू, कार्बन में 6 प्रोटॉन ना, तो 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4, सही है, कितना हो गया, ये भी 46 आ गया। तो सिंपल बोलोगे कि कोई भी न्यूट्रल सबस्टांस है तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है प्रोटॉन है। बेटा इधर ध्यान दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कितना हो गया, ये भी 0.1 Na इंटू क्या करोगे, आगे समझ में। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, 1 माइनस 1 एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 0, 0 इंटू 2 प्लस, इसमें तो न्यूट्रॉन है, कार्बन में कितना न्यूट्रॉन है 6, तो 6 इंटू प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना है 8, 8 इंटू 4 कितना हो गया 44। तो यहाँ पे क्या करोगे, मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, इतनी है, और एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितना है 44 ना, आगे समझ में, सबको समझ में आया, कोई तकलीफ यहाँ तक, आगे बढ़े, एकदम ध्यान इधर रहना चाहिए, ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन है, वन पॉइंट 2 ग्राम CO3 2 माइनस इज टेकन, CO3 2 माइनस, इसका मोलर मास कितना हो गया 3 इंटू 16 48, और 48 इंटू 48 प्लस 12 कितना हो गया 60 आ रहा है, ठीक है, हो जाए। तो 1.2 ग्राम CO3 2 माइनस इज टेकन, फाइंड फाइंड पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स मोल्स ऑफ CO3 2 माइनस आयन, सही है। दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ आयंस, तीसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, फोर्थ वन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिफ्थ में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सिक्स में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सिक्स्थ में सेवेंथ में लिख लीजिएगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन कुलम्ब, कुलम्ब, एंड एर्थ में टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन फैराडे, इन फैराडे, फैराडे में समझते हो, हाँ जल्दी आंसर बताओ, समझ में आया, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम,
तुम लोग सामने आके क्यों नहीं बैठ जाते हो? यहाँ पे एकदम पीछे बैठ गए हो। ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन सब समझ में आ गया? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? आंसर सिर्फ आप लिख दो। 1 फैराडे होता है चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, 965000 जो जानते हो, तो डेट इज द 1 फैराडे, डेट इज द 1 फैराडे चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया, गुड। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO3 2 माइनस आयन बोलोगे 1.2 ग्राम है, और इसका CO3 2 माइनस का मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मोलर मास पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 प्लस कार्बन का 12 मास हुआ, और ये ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 कितना हो गया, 60 हो गया। नहीं तो 60 से क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे। नहीं तो कितना हो गया ये, हाँ जी 0.02 सही है, 0.02 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.02 Na हो गया। सही लिख रहा हूं? नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.02 Na इक्वल टू ऑक्सीजन कितना है, 3 है ना। अब इसको अगर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो आप, 02 इंटू 6.02 इंटू 10⁻20। आ गया समझ में? Na के टर्म में आप लिख रहे हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। CO3 2 माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना, कार्बन में कितना था, 6 था, ऑक्सीजन में कितना था, 8, 8 इंटू 3, और 2 ओवरऑल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 कितना हो गया, 32 हो गया, 32। तो कहोगे कितना नंबर ऑफ आयन है, इतना नंबर ऑफ आयन हो गया, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 32। एक आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 32। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। समझ में आया? यहाँ पे कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 0.02 Na हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर तो है नहीं, न्यूट्रल तो है नहीं है, तो 0.02 इंटू Na इंटू अब प्रोटॉन की संख्या, इतना नंबर ऑफ आयन हो गया। और एक आयन में प्रोटॉन की संख्या बेटा कितना है, इसके लिए सुनो, कार्बन में कितना है, 6 है, और ये कितना है, 8 इंटू 3 है। प्रोटॉन की संख्या ऑक्सीजन में कितना है, 8 ही है ना, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया, 30। तो इतना ही होगा। तो इसमें क्या करोगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पे आयन पहले कितना हो गया, 0.2 आयन हो गया, और एक आयन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, हाँ इसका भी 6 हो गया। नहीं, और इसका न्यूट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, 8 इंटू A माइनस जेड करते हो ना, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 30 से, अब जरूरी नहीं है कि सब जगह प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन के बराबर ही है, समझ रहे हो, A माइनस जेड करके उसको हम लोग निकालेंगे नहीं। अब यहाँ पे टोटल चार्ज इन कूलम कहोगे, हाँ बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम में निकालना है तो चार्ज टोटल कितना हो गया, हाँ 2 इंटू, अब सुनो ध्यान से, कहोगे सर टोटल इलेक्ट्रॉन जो हम कैलकुलेट किए हैं उसके चलते चार्ज हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके चलते कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एक्स्ट्रा, एक आयन में 2 ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है वो एक दूसरे से मिलके 0 बना दे रहे हैं। लेकिन जो टोटल एक्स्ट्रा, अब यहाँ प्रोटॉन कितना है, 30 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 32 है, तो 32 के चलते चार्ज नहीं है, क्योंकि 30 पॉजिटिव है और 30 नेगेटिव, ये दोनों मिलके 0 बना दिया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के चलते वो चार्ज है। सो आयन की संख्या 0.02 Na और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा, तो
तो चार्ज इसी के चलते आया, और कूलम में चूंकि करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आया ना? तो इतना आंसर हो गया है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, कहोगे सर फैराडे की बात कर ले, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चार्ज कैरी किया जाता है वो आता है कितना? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एक मोल में इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10⁻23, दोनों में मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना आ जाएगा? 96500। तो 1 फैराडे इतना का इक्वल हो जाता है। 1 फैराडे इज द चार्ज कैरिड बाय द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां पे फैराडे में तुमको करना है तो जितना मोल आया, तो कितना मोल आया था शुरू में? देखो यहां पे मोल आया था आपको 0.2, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? नंबर ऑफ आयन इतना हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन इतना हो गया, और एक मोल आयन पे कितना मोल इलेक्ट्रॉन है? एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसके चलते चार्ज है, तो ही है ना, CO3 2- दिख रहा है। एक आयन पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल आयन पे 2 मोल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, स्पष्ट हुआ? और एक मोल इलेक्ट्रॉन के चलते 1 फैराडे चार्ज। तो यहां पे कहोगे कि मोल की संख्या सर आयन की 0.02 हो गई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की मोल की संख्या हो गई 2, और एक मोल इलेक्ट्रॉन के चलते जो चार्ज आता है उसको 1 फैराडे बोलते हैं। यही आंसर हो गया, 0.4 फैराडे। आया समझ में? तो बस इतना ही आंसर हो जाए। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? लिखिए उसको। लास्ट का मैं, अच्छा तुम्हारा, तुम गलत बना, ये ठीक है ना? कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, ट्राई एकदम करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाओगे ज्यादा गलती होगा, ज्यादा से वही धीरे धीरे आप क्या होगा, एक्यूरेसी आएगा धीरे धीरे। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन ट्राई करना जरूरी है, गलत हो या सही हो कोई, अरे नहीं गलत है तो दे दे, ठीक है। अब बनाओगे ही नहीं तो कुछ एग्जाम में जाके गलत ही करोगे, नॉलेज होने के बाद भी गलत करोगे ये, अगर प्रैक्टिस नहीं। हो गया? अच्छा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा हमको बताना है यार, एक क्वेश्चन बता देना कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन इन ए 300 ग्राम सैंपल ऑफ न्यूट्रॉन। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि नहीं, पहले ही बताओ। एक सैंपल है, उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन ही है, उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन ही है। अच्छा, उसका मास है 300 ग्राम, उसका मास है 300 ग्राम। तो उसमें पूछा जा रहा है कि कितना मोल न्यूट्रॉन होगा, इन क्वेश्चन में लिखा हुआ है। समझ में आया? कैसे फाइंड आउट करोगे इस क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ 300। तुम ये बोल रहे हो सर 300 ग्राम कर देते हैं और फिर क्या करेंगे, न्यूट्रॉन के मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻20 27 kg, नहीं 24 लिख लो, ग्राम में है तो ये भी ग्राम में कर देते हैं। यहां से क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, और फिर क्या करोगे तुम, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दोगे, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो सर नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। आप यही कर रहे हो, सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कैलकुलेट करो। हाँ 300, ये वैल्यू आप देखो आंसर ही है, सही है। आप सीधे बोलोगे कि सर 1 mu जो है वो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन है, लगभग इसके बराबर होता है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, 1
न्यूट्रॉन। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, मैं बोलूं कि मास ऑफ वन न्यूट्रॉन 1 एमयू है, तो मैं यदि लिखूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा? कहोगे एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोला जाता है, और 1 मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है, और दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, यूनिट अलग अलग हो जाता है। तो यदि 1 न्यूट्रॉन का मास 1 एमयू है, तो इसका 1 ग्राम नहीं हो जाएगा दोस्त? इट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, इट इज रिप्रेजेंटेड इन एमयू, हाँ कि ना? ये भी वही है, 1/दिस वैल्यू, ये क्या है? एमयू ही तो है। अच्छा, 1/दिस वैल्यू एन आ जाता है, 1/na इज दिस वैल्यू, तो बैठ के कैलकुलेट तो नहीं करोगे वहां पे, तो सीधे बोलोगे सर मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन 1 एमयू है, तो 1 मोल न्यूट्रॉन ले लिए तो 1 ग्राम कर दिए, उसका मोलर मास कर दिए। 1 मोल का मास 1 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल 300 ग्राम टोटल मास दिया हुआ है, इतना ग्राम, और 1 मोल का मास कितना है? 1 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? 300 मोल हो गया, यही आंसर आ गया सीधे। अरे समझ में आया कि नहीं? नहीं तो सीधे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन इन 300 ग्राम, तो कहोगे 1 मोल का मास कितना हो गया? 1 ग्राम हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन के मास को 1 एमयू बोला जा रहा है, ये सब पढ़ लिए हो। तो 1 मोल के मास को 1 ग्राम बोलेंगे सर, तो नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो मास डिवाइड बाई 1 मोल का मास से डिवाइड कर देंगे, और 1 मोल का मास 1 ग्राम है, तो 300 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम इक्वल टू 300, तो 300 विल बी द मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 300। है समझ में? सिंपल है, तो जो वैल्यू यहाँ रहेगा वही आंसर में आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे चले। आगे चले, वन बाई दिस वैल्यू इज द एन ए, और एन ए, और नीचे भी एन ए है ना, तो एन ए कैंसिल हो गया, 300 आ गया, वही चीज वहां पे है। ठीक है, ऐसे करोगे टाइम लगेगा, वहां पे सोचोगे तो बताओगे अरे ऐसा टाइम है, क्या सोच। आगे चले, सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी, लिख लिए? अब सुना, मैं लिख रहा हूं ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल और तीसरा टर्म लिख रहा हूं ग्राम आयन। ये क्यों भाग जा रहा है? ग्राम आयन, ठीक है। इसका मतलब मास नहीं होता है, मोल होता है, कहीं क्वेश्चन में दिख जाए तो कंफ्यूज मत हो जाइए। ठीक है, सुनिएगा, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम में सिंपल मतलब होता है, एक एटम लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं एटम के मोल के बारे में बता रहा है, समझ रहे हो ना? तो इसका सिंपल मतलब है कि 1 मोल, 1 मोल ऑफ एटम, बस। कहोगे इसका मतलब है सर 6.022 इंटू 10 to the power 23 हो गया, इसका मतलब इतना है। समझ में आ गया? ये मास नहीं है, 1 मोल को सिर्फ बता रहा है। ग्राम एटम इज मोल, मोल ऑफ एटम। एक्स ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब क्या है? एक्स मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आगे समझे? उसी तरह से 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 1 मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल, इसका मतलब है 6.022
इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा 1 ग्राम आयन है, 1 ग्राम आयन मीन्स 1 मोल आयन, 1 मोल आयन कहने का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस भागे जा रहा है, हैंग कर रहा है। 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। आगे समझ में? तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन का मतलब ये है, ये कहीं ना कहीं मोल के बारे में। अब ग्राम एटम एटम के मोल को रिप्रेजेंट करेगा, ग्राम मॉलिक्यूल बेटा मॉलिक्यूल के मोल को रिप्रेजेंट करेगा, ग्राम आयन आयन के मोल के रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। जैसे मैं बोल दूं फाइंड द ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इन दिस सैंपल, तो कहीं ना कहीं आपको क्या पता करना है कि नाइट्रोजन के एटम का मोल कितना है। आया समझ में? स्पष्ट हुआ? अब सुनो, हम लोगों ने मोल के बारे में पढ़ा और यहां से हम लोग पढ़ा कि अगर नंबर ऑफ एंटिटी दिया हुआ है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, मास दिया हुआ है तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। अब वहीं पे एवोगैड्रो लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि हम गैसियस वॉल्यूम को, ये गैस के लिए अप्लीकेबल है, गैसियस वॉल्यूम से हम मोल को कैसे वहां से रिलेशन बताएगा वो। ठीक है, वॉल्यूम दिया रहेगा, एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होगा, वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम में मोल्स का रिलेशन बता रहा है कि कितना मोल के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, अब एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है उसको समझ जाइएगा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर दो गैस के लिए आइडेंटिकल है, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर दोनों गैस के पास सेम मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है उनके पास सेम वॉल्यूम भी हो। आया समझ में? या उसको दूसरे तरह से उन्होंने कहा कि यदि दो गैस रखा हुआ है और दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और दोनों के पास वॉल्यूम भी सेम है, तो उनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस व्हाट? सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस भी हो, मॉलिक्यूल सेम है तो उनका मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो भी। आगे समझ में? यही क्या था? एवोगैड्रो। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिएगा एक लाइन, इन सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर any two gases containing same number of molecules, लिखिएगा ब्रैकेट में, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ molecules
any two gases containing same number of molecules, same number of moles of molecules must occupy सेम वॉल्यूम। समझ में आया? सेम वॉल्यूम। यदि उनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो सेम वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, आगे समझ में? यदि उनके पास सेम वॉल्यूम है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करेंगे। उल्टा भी बोल सकते नहीं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of any two gases occupy same, ऐसे लिखिएगा, contain equal volume of any two gases contain same number of molecules। समझ में आया? ये क्या है? एवोगैड्रो लॉ है, ठीक है, आगे चले, लिख लो इसको। ठीक है, बात नहीं। एकदम क्लास में ध्यान दीजिए और साथ साथ में पढ़िए। उसके बाद आपको लगेगा कि बहुत सिलेबस हो चुका है, आप ध्यान नहीं दे रहिएगा तो उधर लगेगा। ठीक है, ये जो हो रहा है साथ साथ में करते चलिए। सिलेबस जैसे जैसे कवर हो रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैं इतना सिलेबस कवर कर लिया हूँ तो इतना का क्वेश्चन हमसे बन रहा है। सिलेबस कवर करने का मतलब ये होता है, तो वो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हम सिलेबस कैसे कवर। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो गए ध्यान से, यहाँ पे एसटीपी का एक कंडीशन आएगा, एट एसटीपी। अब एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नहीं प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हो, 0 डिग्री सेल्सियस, और 273.15 हम 273 यूज कर लेते हैं केल्विन। ठीक है, और प्रेशर क्या ले लेते हो? 1 atm ले लेते हो बेटा, और 1 बार। अब ये क्या है, थोड़ा ओल्ड है, ये क्या है, न्यू है, लेकिन दोनों का लगभग सेम मतलब है, नहीं 1 बार 1 atm। ठीक है, तो थोड़ा सा का डिफरेंस आता है, 1 atm हो जाता है आपको 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? और 1 बार कितना हो जाता है बेटा? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा का डिफरेंस है, 1 बार लगभग 1 atm के बराबर आ जाएगा, नहीं 1 atm इक्वल टू कितना होता है? 1.013 बार लिख सकते हो। तो ये आपको एसटीपी का कंडीशन हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे एट एसटीपी ऐसा देखा गया कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। 1 मोल किसी आइडियल गैस का लेते हो, वो क्या ऑक्यूपाई करेगा? आइडियल गैस रियल गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
गैसियस स्टेट में, ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। तो ये वैल्यू आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। एक मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ पे एक मोल दिया गया है और 22.4 लीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल इज 22.4 लीटर। तो यहां से बोलोगे सर मान लीजिए कोई गैस है और वो भी लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है एट एसटीपी, तो उसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो एक मोल के द्वारा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई किया जा रहा है, तो भी वॉल्यूम है तो भी डिवाइड बाई 22.4 हो जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गैस एट एसटीपी ए है आपका भी लीटर, ठीक है। यहाँ पे इफ लिख लीजिएगा, इफ, ठीक है। देन नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ भी डिवाइड बाई 22.4। टोटल वॉल्यूम भी दिया हुआ है और एक मोल के द्वारा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल यहाँ से निकल जाएगा। सो एन इक्वल टू कितना हो गया, भी बाई 20, दोनों लीटर में कर दो, आ गया समझ में। तो भी बाई 22.4 लीटर। तो यहाँ से भी हमको क्या निकल जा रहा है, नंबर ऑफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ ठीक है। तो हाँ थोड़ा सा का डिफरेंस, तो ये 22.4 लीटर ही आप क्या करोगे, यूज करो, आगे समझ में। अब मान लो कि आप कोई भी यहाँ से निकालते हो तो पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज कर लेते हो, नहीं तो एक्चुअली में अगर निकालना है यहाँ पे कितना रहा है, तो पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अगर वहाँ सुनो ध्यान से, अगर मान लो कि ऐसा यूनिट में लेते हो, ठीक है, तो उसके अनुसार कन्वर्ट करोगे। 1 एटीएम लेते हो और 22 उसको क्या लोगे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोगे, 273 केल्विन, उसका वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे आएगा। तो 1 मोल के लिए जब 0 डिग्री सेल्सियस लेते हो और 1 एटीएम प्रेशर लेते हो तो कितना आ जाता है बेटा, 22। आगे समझ में। तो थोड़ा सा का वो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, कोई दिक्कत। और आप याद किसको रखोगे, 22। कोई क्वेश्चन आएगा कितना मोल है तो सीधे 22 से डिवाइड कर, कहीं कहीं 22.7 रहता है, 22.4 लीटर ही आप। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब कहोगे सर मोल, अभी तक हम जहां तक देखे तो मोल डिफरेंट तरीका से हम लोग क्या किए, यहाँ पे काउंट किए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स एन, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज एन, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, हाँ यहाँ पे मास लिख दीजिएगा, मास m, और यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट। अभी तक इतना देखे हो कि कैसे कैसे मोल निकलता है, नहीं, इसको हम यहाँ पे भी लीटर लिख दिए, लीटर, ठीक है। तो यदि नंबर ऑफ एंटिटी दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करोगे बेटा, डिवाइड बाई एन कर दोगे। अच्छा, यदि नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ एंटिटी निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई एन ए कर दोगे, नहीं। अच्छा, मास दिया हुआ है और एम मान लो कि मोलर मास है, एम क्या है, मोलर मास है। तो मास दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाई मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और यहाँ से तुमको क्या निकालना है, मास निकालना है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, ठीक है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो वॉल्यूम अगर दिया हुआ है और वॉल्यूम से आप चाहते हो कि मोल निकालें तो डिवाइड बाई क्या करोगे, 22.4 लीटर, हाँ कि ना। यदि नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और वॉल्यूम निकालना है तो कहोगे सर मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर कर दे रहे हैं, क्योंकि 22.4 लीटर क्या है, मोलर वॉल्यूम है बेटा, वीएम जिसको बोलते हैं, 22.4 लीटर। और इसको क्या बोल दोगे, मोलर वॉल्यूम, क्या बोलोगे, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल, और ये कंडीशन है यहाँ पे बेटा एसटीपी का कंडीशन होगा तभी ये वैलिड है, नहीं। तो मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर, ये क्या हो जाएगा,
लीटर निकल जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि ओवरऑल हम सर ये बोलना चाहते हैं कि नंबर ऑफ मोल जो है नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल जो है मास डिवाइड बाई मोलर मास हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपका वॉल्यूम डिवाइड बाई 22 जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालने के 3 तरीके आपको पता चला, ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में? इसको आप लिख लो। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ समझ में आ गया? ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? सेम है। नंबर ऑफ मोल सेम होगा तो वॉल्यूम भी सेम होगा, ठीक है। वॉल्यूम आपका सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। मैंने नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बात की, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात। ठीक है, हो गया, आगे चलें। आगे सबको एवोगैड्रो लॉ क्या है? ये क्या है? गैस के लिए वैलिड, नहीं लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए दिमाग मत लगा देना, ठीक है। गैस के लिए वैलिड है, वहां पे नंबर ऑफ मोल को बताता है। और आइडियल गैस यहाँ पे टर्म यूज हुआ है, हम आइडियल और रियल गैस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हो गया, लिख लिए? हो गया, लिख लिए? एक क्वेश्चन देखना, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, आर सेपरेटली फिल्ड, अलग अलग भरा गया है विद द गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और ओजोन। O3, इसको O3 बोलोगे, ए O2 है, ए हीलियम है, और ये क्या है आपका? हाइड्रोजन है, H2। अगर गैस दिया है तो वो H2 के फॉर्म में है, समझ रहे हो ना, वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं है। पूछ रहा है एट द सेम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर दिया गया है यहाँ पे? सेम कर दिया, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है, गैसेस प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लास्क वुड बी, ठीक, सोच लो। मैं पूछता यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो, तो अलग क्वेश्चन हो जाता। समझ में आया बात की नहीं? यहां पे नंबर ऑफ एटम का रेशियो पूछ, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? यहां पे मोल है, यहां पे क्या है? मोल है, मोल, मोल ऑफ व्हाट? मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। यहां पे है आपका मॉलिक्यूल्स की संख्या, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे है बेटा नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, सुनो ध्यान से। कहोगे सर यहाँ पे वॉल्यूम सेम और टेम्परेचर और प्रेशर सेम, तो जाहिर सी बात है उनकी मोल भी सेम ही होगी, ये एवोगैड्रो लॉ बताता है। तो मान लीजिए सबका नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था बेटा, हीलियम था, ए था, ऑक्सीजन था और O3 था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स n है, तो यहाँ पर भी n ही होगा, यहाँ पर भी n ही होगा, यहाँ पर भी n ही होगा। किसका मोल? मॉलिक्यूल्स की संख्या बताओगे तो कहोगे अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल्स की भी संख्या सेम ही होगी, n इंटू एन लिख देते हैं सर, n इंटू एन। अरे समझ में आया कि नहीं दोस्त? सेम, अगर मोल सेम, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स की संख्या भी तो सेम ही हो जाएगी ना, n इंटू एन। अगर इसका रेशियो पूछता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का या नंबर ऑफ मोल्स का, तो क्या बोलते हैं? 1:1:1:1:1। इस दोनों का आंसर वही हो जाता, लेकिन रेशियो किसका पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स का। अब नंबर ऑफ एटम्स कहोगे सर वो तो डिपेंड करता है कि एक पर मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम है, आया समझ में? सो एटमिसिटी पे डिपेंड करता है, एटमिसिटी पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना हो गया। सो नंबर ऑफ एटम की बात करें तो Na इंटू कितना हो जाएगा? पहला के लिए 2 हो जाएगा। हीलियम के लिए बात करें तो Na सिर्फ हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए बात करें तो Na इंटू 2 हो जाएगा। इसके लिए बात करें तो Na इंटू, तो इसका रेशियो को बात करें तो क्या? 2:1:2:2:3। सिंपल सी बात है, ये तो सब में कॉमन है। तो 2:1:2:2:3, राइट आंसर इज दिस। ये नंबर ऑफ एटम था। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालता तो क्या आंसर आता? 1:1:1:1:1। आया समझ में? नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालते तो 1:1:1:1:1। आया समझ में? यहां पे लिख भी दे रहा हूं मैं कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, ये कितना हो जाता बेटा? 1:1:1:1। लेकिन एटम का रेशियो कितना हो गया? 2 ना, और 2 था पहले, तो 2:1:2:2, उसकी एटमिसिटी पे डिपेंड करता है कि ट्राई एटोमिक है कि डाई एटोमिक है कि मोनो एटोमिक गैस है, समझ रहे हो ना? तो एटम की संख्या का रेशियो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और 2 गैसेस हैं और दोनों गैसेस डाई एटोमिक है, तो उसका नंबर ऑफ एटम का भी रेशियो तो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ही एटम है। लेकिन एक में डाई एटोमिक रख दो, एक में ट्राई एटोमिक रख दो, तो उनका नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम तो सेम होने वाला है, समझ में? तो राइट आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आगे चले, आगे चले। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि ए सैंपल ऑफ O3 contain 12.044 into 10 to the power 24 molecules, ठीक है? 96 ग्राम O3 is removed. Find first question, remaining moles of O3. दूसरा क्वेश्चन, remaining mass of O3, and third one is remaining volume
यहाँ पे एसटीपी लिख दीजिएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी क्वेश्चन समझ में आया? बन गया? हाँ जी, कितने आंसर आया बेटा वाला का? सैंपल ऑफ O3 इतना कंटेंट था पहले से, 96 ग्राम उसमें से निकाल दिया गया, बचा उसके बारे में बात करना है नहीं। 18 18 आ रहा है, ठीक है 18 मोल, हाँ बचा। आगे बढ़ो, हो गया, यही आंसर आया था ना। हड़बड़ी में जो गड़बड़ी करोगे वो भी ऑप्शन में दिया रहेगा नहीं। ऑप्शन ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, ऑप्शन भी उसी तरह से बनाया जाता है कि पहले ही गलत आंसर पे टिक लगा के घर जाए खुश होके। हाँ उसमें मास तो निकल ही जाएगा, मोल निकल गया तो मास निकल। सुनो ध्यान से, ए रिमेनिंग मोल शुरू का मोल कितना था 12, सुनो 12.044 इंटू 10⁻20 था, और इसको डिवाइड क्या कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिया। ये रिमेनिंग मतलब शुरू का मोल था, इनिशियल मोल। इसमें से निकाल कितना दिया गया 96, अब मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड करोगे ना, और O3 का मोलर मास कितना हो गया बेटा 48, तो 48 मतलब ए मोल पहले से था, इतना मोल निकाल दिया गया, तो बच गया इतना माइनस इतना, बस तो इतना ही गया ना। तो ये कितना आ गया, हाँ बोलो। हाँ तो ये 20 आ गया ना, और ये 2 आ गया, तो कितना आ गया 18। अरे इसको कैंसिल, 23 है ये 24 है तो 20 ही आएगा ना, सो 18 वोल्ट बच गया। ठीक है, दूसरा का आंसर, दूसरा का मास, मास कितना हो गया रिमेनिंग मास, कहोगे सर रिमेनिंग मोल 18 है तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, कितना 48 ना, कितना ग्राम आ गया आंसर। रिमेनिंग मास रिमेनिंग मोल से ही ना निकलेगा दोस्त। और थर्ड क्वेश्चन में बताओ, 18 इंटू क्या करोगे, रिमेनिंग मोल इतना बचा हुआ है और एक मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो इसमें क्या करोगे 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना लीटर आंसर हो जाएगा रिमेनिंग। आया समझ में कि नहीं? अरे समझ में आया? शुरू में उतना मोल थे, वहां से 96 ग्राम निकाल दी तो उतना मोल निकाल दी, बचा उतना ही मोल से, उतना मोल का मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं क्योंकि एक मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। आया समझ में? कोई भी डाउट है पूछा करो आप। पूछ देता कि नंबर ऑफ एटम इन द रिमेनिंग गैस, ऑक्सीजन एटम, तो कितना लिख देते, 18 मोल आया, 18 इंटू एन कर देते, नंबर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स आ जाता, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ एटम्स इन द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन जिस तरह से पूछ रहा है आप एक लाइन में आंसर, ठीक है। आगे चले, अब नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक आपको किसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन कर दिया गया, इसका डेफिनेशन थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वहीं अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो बस ध्यान में रखिएगा, सुनिएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ an atom, ratio of mass of an atom of an element to 1/12 mass of an atom of C12। C12 इसके रेफरेंस में क्या किया गया, इसको डिफाइन कर दिया गया रिलेटिव एटॉमिक। अगर मान लो कोई एटम है तो एटम का तो मास बहुत कम आता है, तो उसको एक रेशियो दे दिया गया है कि इसके रेफरेंस में इसका कितना टाइम्स होगा, समझ रहे हो ना, तो उसी को यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास हमने बोल दिया। और किसके रेफरेंस में किया गया, कार्बन के रेफरेंस में किया गया, समझ रहे हो ना। तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि रिलेटिव एटॉमिक मास
इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जिसका आपको डिफाइन करना है, डिवाइड बाई क्या करोगे बेटा, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ T12, एटम ऑफ T12। ठीक है, कहोगे ये क्या होगा, इसका तो यूनिट होगा कुछ, एमयू में लेते हो तो एमयू यूनिट होगा, इसका भी एमयू यूनिट होगा, ग्राम में लेते हो ग्राम होगा, ग्राम मास तो यूनिट तो कैंसिल होगा ना, तो सीधे बोलोगे ये क्या है आपका यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, यूनिटलेस। ये क्या है, यूनिटलेस, यूनिट सिर्फ नंबर होगा, सिर्फ क्या होगा, नंबर होगा, यूनिटलेस, यूनिटलेस। आ गया समझ में, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, ये रिलेटिव चीज है ना, तो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन किया गया, लेकिन अभी क्या है, ये न्यू ए मान्य है, हर जगह ए मान्य है, समझ रहे हो ना। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या करेंगे, C12 के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। पहले क्या हुआ था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी रेस्पेक्ट में हुआ था, अभी क्या है, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं। कोई दिक्कत, तो रिलेटिव एटॉमिक का ये क्या हो गया, ये तो 1 mu के बराबर आ जाएगा ना, 1 mu का डेफिनेशन ही है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास में से, ठीक है, इसका मतलब सिर्फ समझिए, बाकी इसमें। अब मान लो कि किसी का एटॉमिक मास AMU है, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास हो गए, एक एलिमेंट का मास मान लो कि AMU है, AMU है, और नीचे में क्या है, 1 AMU आ गया ना, 1/12 1/12 इंटू मास ऑफ एन कार्बन एटम, तो ये 12 AMU हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को आप बोल सकते हो क्या है कि ए के बराबर हो गया, ये क्या आ गया, एटॉमिक मास, मास नंबर आ गया, ये क्या हो गया, मास नंबर आ गया। ये क्या है, एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है, ये मास नहीं है, एक रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं है, इट इज जस्ट ए नंबर, ये क्या है, एक नंबर है। आगे समझ में, तो रिलेटिव एटॉमिक मास मीन्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े आप, समझ रहे हो, तो बस ये दिमाग में रखो क्या है, ये रेशियो इसमें। अब सुनो, अब थोड़ा छोटा छोटा टर्म है यहाँ पे, जहाँ से भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ये सब टर्म, ठीक है, वो कहीं दिख जाए आपको तो उसको आपको ऐसे लेना है, ठीक है। लिख लिए थे, रिलेटिव एटॉमिक मास लिख लिए सब, नहीं लिखी, ये वाला लिख लिए, हाँ जी, और पीछे कर दें, अरे स्पष्ट बोलो दोस्त, ये लिख लिया, लिख लो, कहाँ पे, नहीं कभी कभी हो जाओ तब तक, लिख लिए, थोड़ा सा, अरे लिखो दोस्त, आप कितना लिखोगे, पढ़ समझ गए ना, तो खुद तो अपने से लिखो, इतना स्पीड तुम लोग का स्लो रहेगा तो जाते जाते आईडी के गेट से ही लौट जाओगे। सर पहुंचते पहुंचते मेरा पैर फिसल गया सर वहां पे, नहीं, एकदम इतना पढ़ लेना है कि ऊपर से ही जंप कर जाओ जाकर, हाँ। अब देख बोल रहा है हटा दीजिए सर, ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाइए। कहोगे
सर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी की डेंसिटी की तो कहोगे ये क्या होता है सर? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। कोई भी सबस्टांस है उसका मास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, मास बाई वॉल्यूम कर दीजिए, उसकी डेंसिटी कहलाएगी। नहीं, इसको एब्सोल्यूट डेंसिटी भी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ए टर्म हो गया। दूसरी बात यह है कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का यूज हम क्या करते हैं? गैस के लिए करते हैं। यहां पे लिख लीजिएगा ए क्या है। अब रिलेटिव वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है? ए एक रिलेटिव वर्ड है, एक रिफरेंस है, उसके रेस्पेक्ट में डेंसिटी निकालना। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए गैस with respect to with respect to density density of a reference gas। एक आपने क्या मान लिया? रिफरेंस मान लिया, रिफरेंस गैस। एक रिफरेंस गैस ले लिया, उसके रेस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी निकाल रहे हो, उसी का नाम दे दिया गया रिलेटिव डेंसिटी। उसी का नाम क्या दे दिया गया? रिलेटिव डेंसिटी। नहीं, एक क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको मैंने रिफरेंस गैस मान लिया। नहीं, लिखिए इसको। हाँ जी, हाँ, तो उसके लिए वेपर डेंसिटी यूज होता है। मैंने सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी में कोई हम ए फिक्स नहीं किए कि इसी को मानेंगे। नहीं, हो गया, लिख लिए। अब सुना ध्यान से। अब कहोगे सर रिलेटिव डेंसिटी जो है ए हो गया डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, रेफरेंस गैस। ठीक है, अच्छा, एक चीज और जानते हो कि पीएम इक्वल टू डी आर टी होता है। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर को यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया जाए तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो डी एन बाई डी टू इक्वल टू एम वन बाई एम टू, हाँ कि ना? तो यहाँ से आप लिख सकते हो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, एंड दैट इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस, हाँ कि ना? तो रिलेटिव डेंसिटी ये हो गया। आगे समझ में? जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑफ फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ O2 gas with respect to CH4 गैस, CH4 गैस फाइंड आउट करो। तो रेफरेंस गैस क्या हो गया? यहाँ पे CH4 हो गया ना। तो यहाँ से CH4 हो गया, तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ O2 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ CH4। ये हो गया मोलर मास ऑफ O2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CH4। ये कितना हो गया बेटा? 32। और ये कितना हो गया? 16। कितना हो गया? इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं होगी, क्योंकि रिलेटिव टर्म है ना। ये भी क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आगे चले।
हो गया। क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SOx इज 2 विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस, फाइंड x। बोलो जल्दी। सही है। x की वैल्यू कितनी? हाँ, सल्फर का 32 होता है मोलर मास। सल्फर का कितना ले लेना? 32। बोलो 2, x इज 2। आई मैंने SO2 गैस होगा नहीं। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ये क्या हो जाएगा? कहोगे मोलर मास ऑफ SOx डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ O2। सही लिख रहा हूँ। इक्वल टू ये कितना आ गया? 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये मोलर मास ऑफ SOx, मोलर मास कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा सल्फर का। और ऑक्सीजन का x नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो x 16 कर दो। सही है। और नीचे में क्या लिख दूँ? 32 है, इक्वल टू 2 हो गया। तो 32 प्लस 16x इक्वल टू कितना हो गया? 64 हो गया। अरे हाँ कि ना? इधर इसको भेज दो, कितना होगा? 32 हो गया ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं SO2 गैस वो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन दो दूं खुद दिमाग में कैलकुलेट कीजिए, तुरंत की आंसर आ जाए। ठीक है। कैसे बना है वो आपको सीखना है, लिख के करो, तुरंत वो अटेम्प्ट करना सीख, तुरंत आंसर आ जाए आप बता दो। ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, अब सुनो, वेपर डेंसिटी जो है ये भी क्या है? एक रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन रेफरेंस गैस यहाँ पे गिवन रहता है। वो क्या है? H2 है। H2 के रेस्पेक्ट में हम जो डेंसिटी निकालते हैं उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं। आगे समझ में? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इट इज द डेंसिटी ऑफ ए गैस with respect to, हाँ, with respect to डेंसिटी ऑफ H2 गैस, यहाँ पे क्या ले लेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लेके इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, इसीलिए ऐसा रिलेशन आ जाता है। मोलर मास का रेशियो डेंसिटी का रेशियो के बराबर आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे कहोगे कि सर वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ H2 गैस। यहाँ पे रेफरेंस गैस क्या हो गया जी? फिक्स हो गया नहीं। तो यहाँ पे क्या कहोगे? दिस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ H2 गैस, नहीं H2 गैस। और कहोगे ये कितना हो गया सर? मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2 ना। H2 का मोलर मास 2 हो गया। सो यहाँ से इसीलिए हम बोल देते हैं कि सर मोलर मास ऑफ गैस जो होता है वो हो जाता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जो आप याद कर लेते हो नहीं। आगे समझ? तो वेपर इसका भी कोई यूनिट नहीं है, जितने भी रेस्पेक्टिव चीज़ है उनकी यूनिट नहीं है। वो क्या है? एक रेशियो है। वो रेशियो बताता है किसी और के रेस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी क्या है। समझ रहे हो? इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है। आगे चले, देख लिए। जैसे में वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ SOx इज 32, सॉरी यहाँ पे हाँ 32 लिख देना, 32। फाइंड x। यहाँ पे कितना हो गया वेपर डेंसिटी? बोलो O2 का कितना हो गया? 32 डिवाइड बाई 16 हो गया ना। ठीक है। मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। 32 डिवाइड बाई 2 कर दिया, 16 आ गया। इसमें बताओ। हाँ, SOx वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है ना। और ये बराबर है कितना? मोलर मास ऑफ SOx डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 64 हो गया। और ये 32 प्लस x इंटू
16 x इक्वल टू, है समझ में, SO2। तो आप ये पढ़ रहे हो कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, अभी तक आपको इतना जानकारी हुआ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म में। हाँ जी, पीछे लिख लिया था ना पूरा। छोटा छोटा टर्म भी है, कभी भी उसको नेगलेक्ट करके मत, मेरे वो कुछ क्वेश्चन में वो छोटा टर्म देता है, उसके चलते अगर आपको डिस्टरबेंस हुआ पूरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सुनो ध्यान से। स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम यूज किसी सॉल्यूशन के लिए करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं बेटा? सॉल्यूशन के लिए करते हैं। नहीं, ये क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। ये क्या होता है, ये भी एक डेंसिटी का रेशियो है। नहीं, इसका यूज कहाँ करते हैं? सॉल्यूशन के लिए करते हैं। कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हो तो देख के घबराना नहीं है। ये क्या है? इट इज द डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन solution with respect to with respect to respect to density of water density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस कोई सोल्यूशन दिया हुआ है, उसका डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट। और वो यहाँ पे डेफिनेशन में फिक्स रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। आगे समझ में। अब सुनिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मेंशन करने के पीछे रीजन क्या है। यहाँ पे इसकी वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है और वो होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। जो डेंसिटी ऑफ वाटर हम ऐसे ही क्वेश्चन में ले लेते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर, वो कहाँ की वैल्यू होती है? 4 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है। मान लो कि आप 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आइस है, ठीक है, आइस है, और आप जानते हो आइस की डेंसिटी कम होती है। आप पानी में फेंकोगे तो क्या होगा? वो तैरने लगेगा। इमेजिन करो कि ये आइस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब जैसे उसको 1 डिग्री सेल्सियस पे आए, वो क्या करना? पिघलना शुरू हो गया, ठीक है। जब वो आइस के फॉर्म में था तो उसके अंदर में बहुत वैकेंट स्पेस थे, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, वैकेंट स्पेस थे, और वैकेंट स्पेस होने के चलते उसकी डेंसिटी लो हो गई थी। जैसे आपने 1 डिग्री सेल्सियस पे किया तो उसका जो भी ढांचा बना हुआ था वो टूटना शुरू हो गया, मतलब वो पिघलना शुरू हो गया, समझ रहे हो ना। तो उसके अंदर में जो जगह था उसमें क्या होगा? वो भरना शुरू हो गया, तो उसकी डेंसिटी अब बढ़ना शुरू हो गई। जैसे जैसे उसकी टेम्परेचर बढ़ाया अपना, डेंसिटी बढ़ गई। 2 डिग्री सेल्सियस पे लाया, डेंसिटी और बढ़ गई। 3 डिग्री सेल्सियस पे लाया, वाटर की डेंसिटी और बढ़ गई। 4 डिग्री सेल्सियस पे जब लाया तो उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर हो गई, मैक्सिमम डेंसिटी हो गई, नहीं 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर और फर्दर बढ़ा रहे हो तो होता है क्या? टेम्परेचर बढ़ाने के चलते मॉलिक्यूल्स में एक्साइटेशन भी आता है, वो थोड़ा दूर दूर रहना चाहेंगे एक्सपेंशन के कारण, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से भी डेंसिटी पे असर पड़ता है, तो फिर डेंसिटी डिक्रीज करने लगता है, समझ रहे हो बात को। तो शुरू में आपने क्या किया? जैसे जैसे आइस था, आपने टेम्परेचर बनाया, डेंसिटी बढ़ी, 4 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम हुई, और फिर आगे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो फिर डेंसिटी क्या होगी बेटा? घटने लगी। इसीलिए यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? मेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहोगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि सुनो ध्यान से, इसके पहले जो हम वेपर डेंसिटी पढ़ रहे थे वहां पे डेंसिटी का रेशियो मोलर मास के रेशियो के बराबर मैंने कर दिया था, वो गैस के लिए अप्लीकेबल था। वो किसके लिए अप्लीकेबल था? गैस के लिए। यहाँ पे वो अप्लीकेबल नहीं होगा। सो इसका डेफिनेशन हो जाएगा आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे देखा गया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है एट 4 डिग्री सेल्सियस वो हो जाता है बेटा 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाता है, समझ रहे हो, इतनी इसकी डेंसिटी हो जाती है। सो यहाँ से लिखोगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये हो जाएगी, इसका भी कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई यूनिट है? ऊपर ग्राम पर मिलीलीटर है, नीचे भी ग्राम पर मिलीलीटर है, दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया, नहीं। सो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई यहाँ पे क्या करोगे? 1 ग्राम पर मिलीलीटर लिख दोगे। आगे समझ में। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है सर ये हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें क्या लगा देंगे हम? ग्राम
लीटर लगा देंगे तो ये आपको यहाँ से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मान लो 1.2, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं है। इतना अगर दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1.2 ग्राम। समझ रहे हो ना? तो इसको देख के घबराना नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ ग्राम पर मिलीलीटर लगा दो, डेंसिटी आपको आ गया, डेंसिटी का यूज वहाँ से कर सकते हो। आ गया समझ में? इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये रिलेटिव टर्म है। डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर मिलीलीटर, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी में ग्राम पर मिलीलीटर लगा दीजिए, वहीं उसकी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लीजिए, ये सोल्यूशन के लिए यूज करोगे नहीं? ठीक है, थोड़ा एक दो क्लास और जान दीजिए, उसके बाद आपका चैप्टर मिलना, क्वेश्चन मिलना शुरू है। हाँ नहीं, अभी तो ये मूल कॉन्सेप्ट वाला जो है ना, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस, ये सब कैलकुलेट करना, ये सब तो क्वेश्चन सब हो ही सकता है, वो सब सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज के लिए अलग कॉपी रखना। अब होमवर्क तुम लोग का क्या है, जितना भी क्वेश्चन जाओ एक रफ कॉपी में जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओ बना सको। ठीक है, इसके लिए एक कॉपी रखिए, क्लास में जितनी भी बातें हैं सिर्फ क्लास की बातें उसमें लिखोगे, बाकी तो अलग कॉपी आपका एक रफ रहेगा जो आप एक्सरसाइज घर पे बनाते हो। ठीक है, मॉड्यूल का हो, डीपीपी का हो, और भी अगर कोई कोई बाउंडेशन नहीं है कहीं से भी आप क्वेश्चन हो। ठीक है, आगे समझ में? हाँ ओके, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 10:30 तक ही क्लास था ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू।